फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में। और आपको जो चीज़ें बताऊंगा उसको ध्यान से रखना। साथ में आपको मैं जो पासवर्ड बताऊंगा उसको लिख लेना। और तीसरी चीज़ जो है, इस वीडियो को मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आंसर्स जब आप याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। और इससे पहले हमने इंग्लिश का जो है फुल सॉल्यूशन उसको अपलोड कर दिया है। और सभी की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपके 10th क्लास का जो प्लेलिस्ट बना रखा है झारखंड बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ से आप हर सब्जेक्ट का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और आने वाले सेट 5 सभी को उसी में देखेंगे, यानी कि एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ध्यान रखना है पासवर्ड इसको जब मैं बताऊंगा इसका तो आपको नोट कर लेना है। पहला है निर्वात में, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है। तो इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि आपको बताना है उसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर। तो इसको लाख में जब कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, यानी कि द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड। तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है किरण आरेख बनाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि रे डायग्राम बनाने के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया हुआ है। ये आपके प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगा जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लिखा होगा, उत्तल और अवतल दर्पण लिखा होगा, और ब्लैक बोर्ड पर मैंने उसको समझाया है कैसे रे डायग्राम बनता है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण है। ये आपका जो प्रकाश तरंग है वो इस तरह से साइनोसॉइडल वेव में ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इस बार आपके मॉडल पेपर में थोड़ी सी बारीक सी चेंज की गई है, लेकिन आपको समझ लेना है कि इस बारीक सी चेंज का क्या मतलब है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सामने लाइव आऊँगा और आपको बताऊंगा आपके 5 मॉडल पेपर में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका पैटर्न क्या रहेगा। सारा कुछ आपको मैं बहुत ही विस्तार से उसमें बता दूंगा। 2 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इस पर हमेशा आपको याद रखना है फिक्स वैल्यू होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो इतनी होती है। इसके बाद में एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो एलपीजी जो है ब्यूटेन और आपका जो है आइसोब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो है नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, इनमें दोनों गैसें होती हैं, ध्यान रखना है आपको। एलपीजी के घटक होते हैं, यानी एलपीजी एक कोई जैसे ऑक्सीजन गैस खुद ऑक्सीजन है, उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से एलपीजी में एलपीजी खुद एलपीजी नहीं है, एलपीजी जो है मिलके बनता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से, ध्यान रखना है आपका। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला बताना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो उसमें ½ H2O होता है। ये वाला फार्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो है कौन सा है, यानी केमिकल सब्सटेंस जो यूज़ होता है सेटिंग करने के लिए ब्रोकन ब्रोन्स जो आपके बोन्स हैं उनके लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। इसको जैसे ही हम पानी में मिक्स करते हैं तो कुछ ही देर में ये हीट होकर के आपस में रिएक्शन करके इसके जो कंपाउंड है वो इसको सॉलिड बना देते हैं, मतलब हार्ड बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जब भी अम्लीय यानी एसिड का पूछा जाए तो लेस देन ए, यानी कि लेस देन होता है। एसिड ए से शुरू हो रहा है तो ए किस तरफ आएगा, कम की तरफ, और बी से पूछेगा तो बी बढ़ता है। ए पहले आता है उसके बाद में बी, है ना। तो बी बेसिक होगा तो बढ़ेगा, 7 से ज़्यादा होगा, और एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, बी, लेस देन 7, 7 से कम होता है। अगर न्यूट्रल होता तो 7। इसके बाद में दीवारों पर जो सफ़ेदी की जाती है तो वो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है आपका, ध्यान रखना है आपका। आपको इसका आंसर जो होगा वाइट वॉशिंग के लिए CaOH का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में आ जाइए, कई लोगों ने CaCO3 बताया होगा, लेकिन CaCO3 में जब हम पानी मिलाएंगे तो उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी कि जो है आपका प्रिसिपेट जो है प्राप्त कैसा होगा। तो वो आपका होगा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
खालिस्तानों की पूर्ति करनी है तो यहाँ पे धारा का एसआई मात्रक जो है इस बार बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। एम्पियर होता है जिसको आप कैपिटल ए से डिनोट करते हो, चाहे तो आप कैपिटल ए भी लिख दोगे तो भी आंसर सही हो जाएगा आपका। तो एम्पियर इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में एम्पियर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, अपरूप को आइसोटॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आइसोटॉप्स के बारे में क्लास 12th में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। 13 क्वेश्चन जो है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर बताना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया है उसी वीडियो में। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की जो वीडियो बनाई है उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया है बहुत ही विस्तार से, ताकि आप एक भी चीज़ गलत ना कर पाएँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसमें वस्तु है वो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है, और पर्दे पे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनता है और उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब सीधा। और उसके बाद में वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, या इसको इरेक्ट की जगह क्या लिख सकते हो, अपराइट, अपराइट RIGST, जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अपराइट आपको लिखना है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बताने हैं। राइट यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे गाड़ियों में जो लगा होता है व्हीकल में पीछे देखने के लिए वो होते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं हम इसको। 15 क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कभी कभी ये MCQs में भी पूछा जाता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया है तथा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित होता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है मौजूद होता है। और 25 सेंटीमीटर इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा पास रखी हो यानी 20 सेंटीमीटर पे आपकी दूरी से रखा हो तो उसको आप नहीं देख पाओगे साफ साफ। आप चाहे तो आजमा सकते हैं, आपके पास में स्केल होगा 20 सेंटीमीटर का, आप अपनी आँख के सामने सीधा रखिए स्केल को और उसके पास में कोई कागज़ ला के पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसके आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां जो क्वेश्चन है, सूचक क्या है, एक प्राकृतिक सूचक तथा एक गंधीय सूचक का उदाहरण आपको देना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हैं आपको बताने हैं। तो जो पदार्थ जो है किसी चीज़ की उपस्थिति में गंध अथवा रंग बदल देते हैं, है ना, तो ऐसे को सूचक कहते हैं। जैसे कि आपका प्राकृतिक सूचक में लिटमस हो जाता है, हल्दी हो जाता है। और उसके अलावा गंधीय सूचक यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो जो है ये मतलब गंधीय सूचक क्या है, नेत्रहीन आदमियों के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि वो जो है सूंघ के बता देते हैं कि ये चीज़ ये है और देख तो पाएंगे नहीं। और इंडिकेटर्स इज़ द टाइप ऑफ मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कि इंडिकेटर्स इज़ ए टाइप ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक, ठीक है, वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में है उसको ये आइडेंटिफाई कर देते हैं। और इसका एग्जांपल जो है वही है चीज़, लिटमस है, गार्बेज है, आपका कैबेज है, रेड कैबेज जो है, टर्मरिक है, ग्रेप जूस है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है ओनियन, क्लोव और वेनिला एक्सट्रैक्ट वगैरह जो हैं ये। 17वां क्वेश्चन है, संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो विच एसिड इज़ फाउंड इन ऑरेंज एंड टमाटो रिस्पेक्टिवली, तो इन दोनों में साइट्रिक एसिड ही होता है, खट्टे पदार्थों में हमेशा साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और आपके जो 10th क्लास के जो मॉडल पेपर हैं ये हरियाणा बोर्ड के, वो आपके मॉडल पेपर से काफ़ी मैच करते हैं। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको 10 से 15% का बेनिफिट होगा आपके मार्क्स में, यानी कि अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं तो वहाँ पे आप 90 या 95 नंबर ले सकते हैं। तो उस पेपर को आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करके डाल दिया है। हरियाणा बोर्ड के मॉडल पेपर को आप सोल्यूशन में देखेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा। हरियाणा बोर्ड के नाम से आप सर्च करेंगे सोल्यूशन, तो आपको साइंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। साइंस के काफ़ी मैच करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको देखें, क्योंकि आपके बोर्ड और हरियाणा बोर्ड को जो क्वेश्चन पैटर्न है तो लगभग सेम फॉलो किया जा रहा है, मतलब सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसमें से देखने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो है, जिंक को आयरन सेकेंड से सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको बतानी है। यानी कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज़ एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक को आयरन सल्फेट में विलयन को डालने से जिंक का आयरन को विस्थापित कर देता है, दूर कर देता है। आयरन सल्फेट का हरा रंग जो है फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आयरन जो है कम सक्रिय है, किससे, आपका जो है जिंक से।
तो यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो Zn जिंक को आयरन से हम कर देंगे, आयरन सल्फेट FeSO4 से, तो आपको पास में क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, अलग हो जाएगा, आयरन को डिस्प्लेस करके Zn से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ नीचे लिखी गई, व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस एंड इट इज़ बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। यहाँ तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये केमिकल इक्वेशन जरूर लिखनी है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन क्या है? प्रमुख जीवाश्म ईंधन कौन कौन हैं तथा जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानियाँ हैं? तो सिंपल है, आपका हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, वही चीज़ मैंने ऊपर लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों से पहले बना हुआ प्राकृतिक ईंधन है, जो कि आपके जानवरों के मरने से, पेड़ पौधों के पत्तों से दबने से जो है बना होगा। और इसमें पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस जो है इसके उदाहरण हैं। और इसी तरह से इसके हानियाँ जो हैं उसमें क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जो सीमित है, यानी कि ये लिमिटेड है। जो बना हुआ है बस उतना ही है, उसको हम जितना यूज़ कर सकते हैं तो वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसके ज्वलन से क्या हो जाता है, आपके कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखी गई है। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर की बात करें तो एक विद्युत परिपथ का आरेख खींच करके आपको बताना है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन करने के स्थान पर विद्युत को जो है पार्श्व क्रम में, यानी कि जो है कि इसका एडवांटेज बताना है कि कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टीड ऑफ सीरीज़। अगर सीरीज़ में करेंगे तो एक चीज़ अगर बंद होगी, यानी कि आपका बल्ब बंद हुआ तो आगे अगर आपके जो एसी लगे हुए हैं या कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, कुछ भी नहीं चलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको पैरेलल में करते हैं कि करंट अगर एक जगह फ्लो रुक जाए, एक चीज़ ख़राब हो, तो बाकी सब चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। चाहे तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करें ना करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एमीटर सॉरी, बल्ब आपको दिखा देना है ऐसा बना के, एक बैटरी दिखा देनी है। एक बड़ी साइज़ जो बैटरी की होती है, बड़े वाला रेखा जो होगा वो आपका प्लस होगा, छोटा वाला रेखा जो है माइनस होगा, ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो कुंजी है के, यानी कि प्लग की, आपका जो ऑन ऑफ बटन है वो आपको एक दिखा देना है। ठीक है, वहाँ पे ऑन ऑफ भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा प्रतिरोधों को क्यों जोड़ा जाता है, तो मैंने बताया जैसे कि स्विच की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है, यानी कि आप बटन बंद करेंगे एक तो जिस चीज़ को बंद करना चाहते हैं वही बंद होगी, ना कि सारी की सारी। तो ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं में सिरे पर विभवांतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होती है। ठीक है, इसीलिए आपका जो बिजली से सब कुछ चल जाता है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। इसके बाद में इसी का इंग्लिश वर्जन नीचे दे दिया गया है, आप इसको आराम से पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित समीकरणों को आपको जो है सॉल्व करना था, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन सामने लिख दिए गए हैं, तो आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हो। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं आता है तो इक्वेशन बैलेंसिंग की वीडियो जल्दी ही मैं बना दूंगा, तो उसको देख करके आप आराम से सीख सकते हैं, मैं बाद में उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो इस सभी के आंसर है। और यहाँ पर जो आपका एक बी ऑप्शन है, इसमें आपका जो बी ऑप्शन है आपका वो मिस्टेक है। इस बी ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पे Na3 दिया गया है, ये Na3 नहीं होगा, Na2 होगा, तो यहाँ पे Na2 कर दिया गया है आंसर में, आपको ध्यान रखना है। और जो है इसके आगे एक क्वेश्चन है, उसमें यौगिकों के रासायनिक सूत्र जो है आपको बताने हैं। तो इसका साधारण नमक जो है कि आपका NaCl हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट। और बेंजीन को C6H6 से डिनोट करते हैं, उसके अलावा वाटर को H2O से। और नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा जो है, यानी कि पाउडर जो है NaHCO3 के जो सिंबल से डिनोट होता है। आगे बढ़ते हैं, आपके ड्रॉ करना था लेवल डायग्राम ऑफ आई, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए लेवल डायग्राम है। आपको जैसे आपको याद करना है आप इसको याद कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर जो है दृष्टि दोष आपको बतानी है, और इसका कारण और इसके उपचार आपको बताने हैं। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख दिया गया। निकट दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी निकट का प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि निकट आपको नहीं दिखेगा, निकट तो आप देख पाओगे लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाओगे। ऐसा ही आपका दीर्घ में है, दीर्घ में आपका दूर की वस्तुएं तो देख पाओगे लेकिन निकट की नहीं देख पाओगे। इसमें उल्टा होता है, जो दोष है उसका उल्टा आपके विज़न में हो जाता है। ठीक है,
और इसके फिर आपके दोष के कारण क्या हो सकते हैं, तो अभिनेत्र की जो वक्रता का अत्यधिक हो जाना यानी बड़ा हो जाना, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। यही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम जो है मैंने नीचे लिखी है इंग्लिश मीडियम के लिए। और यहाँ पर जो है इसका उपचार बताया गया है, निकट दृष्टि दोष को आप जो है अवतल लेंस से दूर करोगे, और जो आपका दूर दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस से दूर होगा। ठीक है, ये इसका उपचार है। और इसी को बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम के लिए कॉजेस लिखा है, और इसकी उसके बाद में क्योर लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये कॉजेज़ लिखा है, उसके बाद में दो कॉजेज़ हैं, इसके बाद में क्योर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो कैसे आप इसको सही कर सकते हो ये भी आपको जो है बताया गया है। तो इसमें आप कौन सा यूज़ करोगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसमें कौन सा यूज़ करोगे, तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, उसमें कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। ये रहा, कॉन्वेक्स लेंसेज जो है आपको यूज़ करने हैं। और इसमें फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो है आई लेंस की वो बिकम लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संरचनात्मक जो सूत्र लिखना है आपको, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बनानी थी आपकी मीथेन की। तो ए बी सी लिख दिया मैंने आंसर। ए है आपका मीथेन, बी प्रोपेन है, उसके बाद में सी इथेन है, और बी डी बेंजेन है, और ई जो है आपका क्लोरोब्यूटेन है। तो ये आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ बना दिए गए हैं, आप इसको देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, कॉपर को लाल भूरे चूर्ण को चित्र का मतलब यहाँ पे चित्र दिया गया, इसमें पूछा गया था। तो 1 नंबर जो है आपका कॉपर पाउडर है, 2 नंबर जो है चाइना डिश है, और नीचे से इसको हीट किया जा रहा है। इसके नाम हमने बता दिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें से होने वाली अभिक्रिया का नाम जो है बताना था। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद में इसने बताया कि इसका समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर Cu जो है ये ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे बन गया ये। और उसके बाद में जब इसको H2 गैस से पास कराते हैं, इस प्रोडक्ट को जो बना हुआ है, इस प्रोडक्ट को जब H2 से पास कराते हैं तो कॉपर फिर से अलग हो जाता है, और वाटर भी अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है ग्रुप बी बायोलॉजी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द ब्रूडिंग। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं। तो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, आउरी सर्कल और वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, 2-2 होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है। तो उसका नेफ्रॉन है। एक्चुअल में नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक जो है ये भी थोड़ा सा आपका नेफ्रॉन अलग डिज़ाइन का होता है। इसके बाद में ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो प्लेटलेट्स अगर आपके अंदर कम हो जाएंगी तो आपके जो है खून ऑटोमेटिक बहना शरीर से शुरू हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो थक्का बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो सभी को पता होगा, ग्रेगर जैन मेंडल के नाम से जाने जाते हैं ये। तो इनको आप हमेशा याद रखेंगे। इन्होंने ही जो है अनुवांशिकी यानी कि आपका जो है जेनेटिक्स कैसे निर्धारित की जाती है, क्या होगा, तो उसके बारे में बताया था। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आमाशय में जो ग्रंथियां रस बनाती हैं उसको जठर रस बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में सीक्रेट करती है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और पादप में जाइलम जो है जल का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जल को संवहित करता है। और जाइलम इज द इन ए प्लांट, ये अगर इंग्लिश में हम इसको बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है। ठीक है, इसके आगे बात करें, नेक्स्ट ऐसे पदार्थों को खालिस्तान कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर निम्नकरणीय पदार्थ। उसके आगे हम बात करते हैं पराबैंगनी किरणों के जीवधारियों पर होने वाले, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स पे, जो भी जीवित आदमी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका त्वचा के कैंसर कर सकता है, सनबर्न कर सकता है, और आपकी जो है इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, आँखों के लिए हानिकारक है, त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये करता है। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है सेम टू सेम, जो कि आपका स्किन और साइंस सन डैमेज कर देगा। आपका जो है रिंकल्स आ जाएंगी, स्किन हो जाएगा, लीवर स्पॉट्स हो जाएंगे, एक्नेस हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इनमें से आपको 2-3 लिखने हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जब इसका पासवर्ड आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 1990 इसका पासवर्ड है। ये आपको डालेंगे तो PDF जो है खुल जाएगा, इसको लिख लेना आप कहीं भी। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और इसका उत्पादक क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है इस साल के मॉडल पेपर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है ये। तो
इसमें आपके जो हैं कौन कौन से हैं, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, प्रकाश संश्लेषण की, सूर्य के प्रकाश की, सभी की। और जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा यानी कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो निकलते हैं। तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट, सनलाइट, ये सारे नेसेसरी कंडीशंस हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स में। इसके 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एबायोटिक और अनएरोबायोटिक जो है, एरोबिटिक और अनएरोबिटिक जो है रेस्पिरेशन, इसमें आपको अंतर बताना है। तो हिंदी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, आप इस टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे जब आपको अंतर बताना हो। और इंग्लिश मीडियम के लिए इसके नीचे लिख दिया गया है। इसमें आपका जो है O2 का प्रयोग होता है, इसमें O2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं और इसमें केवल 2 ही ATP अणु बनते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कोशिका द्रव्य में होता है। उसके अलावा जो है इसमें केवल 2 ही जो अंतिम उत्पाद बन सकते हैं और ऊर्जा बनेगी। और इसमें अंतिम उत्पाद में ऊर्जा के अलावा लैक्टिक अम्ल बनेगा, एथेनॉल बनेगा, ये सब। तो यही चीज़ आपके नीचे जो है लिखी गई है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस अलग अलग, ठीक है, आमने सामने लिखी गई है। इसके आगे बात करते हैं हमारी पेशियों में अकड़न कैसे आती है। तो इसके बारे में 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से लिखना है। तो मैंने अपने विस्तार से लिखा है, आप चाहें तो बुक से रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर चौकी पूरा अपने हिसाब से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप बुक से भी रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको इंग्लिश मीडियम के लिए कॉजेज़ के नाम से लिखा गया है, जिसमें आपके अनएडिक्वेट जो स्ट्रेचिंग और मसल फटीक हो सकता है आपका जो हीट है, डिहाइड्रेशन है, या इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो सकता है आपको, उसके वजह से हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रक्त क्या है और रक्त के कार्य लिखने हैं आपको। तो रक्त क्या है, एक्चुअली ये आपका WBC और प्लेटलेट से बना होता है, यानी कि रक्त मानव शरीर का संचरण करने वाला वो पदार्थ है जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पूरे के पूरे जो शरीर में ये चला जाता है, इसको रक्त कहते हैं। रक्त के कार्य बहुत सारे हैं और इसको हमने लिख दिया है पॉइंट वाइज, तो आप इसको पढ़ करके आराम से देख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जिसमें भोजन प्राप्त करने के लिए इसकी ज़रूरत है और ग्लूकोज को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाता है कौन है, रक्त ही है। हार्मोन्स को शरीर में उपयुक्त स्थानों पर कौन पहुंचाता है, यही रक्त पहुंचाता है। और रक्त जो शरीर के तापक्रम को यानी कि आपका जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र या पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। ये सारे काम जो है ब्लड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, तो आ जाइए हम नीचे देख लेते हैं इसके आंसर। जनन क्या है और अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताना है। एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले जनन बताना है कि यानी कि कोई जीव जो है अपने ही जैसा दूसरा जीव को जन्म अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए करता है तो उसको जनन कहते हैं। उसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो है, इसमें आपके डिफरेंस आमने सामने लिखे हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके प्रकार जो होते हैं वो आपका हो जाता है विखंडन, मुकुलन और बीजाणु का बनना, पूर्ण जनन और खंडन और कायिक प्रबंधन। ये कैसे होते हैं ये आप अभी आगे आपको पता चल जाएगा, मैंने दिखा रखा है उसको। तो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ऑफ स्प्रिंग ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। और इसमें डिफरेंस जो आपको बताना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में, तो ये आपका सामने है टेबल वाइज, जैसे कि हिंदी के लिए दिया गया है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने बताया, फ्यूज़न है, बुडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चित्र को देख करके आपको बताना है कि ये किस पे आधारित जो प्रश्न है वो कौन से हैं। और इसका जो सी पार्ट का आंसर मैंने बी पार्ट का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल आंसर ऐसे ही लिखना आपको। तो ये चित्र दर्शाता है आपका विखंडन, यानी इसमें फ्यूजन हो रहा है। और इसमें क्या है, चित्र में प्रदर्शित घटना का विस्तृत मतलब विवरण बताना है आपको। तो इसमें विवरण क्या लिखना है, जो जीव है वो 2 कोशिका में विभाजित हो रहा है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स। तो यहाँ पे देखिए 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। अमीबा का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। और इसमें अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हो रहा है, ठीक है, ये लिख देना है आपको। और
उसके बाद में नेक्स्ट जो है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू और बता देता हूँ। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जो सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये प्रत्येक टुकड़े है ना विकसित होकर के फिर से पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं, अपने जैसा ही खुद बन जाता है वापिस से। यह प्रक्रिया है पुनरुद्भवन कहलाती है। यानी कि रीजनरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिज्म रिप्लेस और रिस्टोर लॉस्ट और अम्पुलेटेड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि हाइड्रा में कैसे रीजनरेशन होता है, आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है। और इसका क्वेश्चन पहला या दूसरा आया था मुकलन वाला, तो आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी आप हेल्प कर सकें। मैक्सिमम शेयर करिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान के आपके बोर्ड के उनकी मदद कर सकें। और जैसा मैंने बताया है आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा जो भी आपको दिक्कत आएगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके जितने भी सेट हैं वो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, PDF भी आपको नीचे ही मिलेगी। हर चीज़ को आपको शेयर करना है, जितनी भी वीडियो आप देखते हैं बस शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।